नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों को घेरने में लगी बीजेपी इस समय खुद ही बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। विपक्ष पर किए जा रहे बीजेपी के सारे हमले अब उसे ही घायल कर रहे हैं। आज दिन भर जो सियासी हलचलें हुई हैं उनमें यही नजर आ रहा है कि विपक्ष बीजेपी के सारे हमलों का करारा जवाब दे रहा है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जबकि मोदी घिसी पिटी बातें किए जा रहे हैं और उसमें अपनी हार की जमीन तैयार कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि आज मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैलियां की। चंद्रपुर में मोदी ने फिर से राम के नाम पर वोट मांगा। मोदी ने राम मंदिर बनाने को अपनी उपलब्धि बताया, जबकि चुनाव आचार संहिता के हिसाब से धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, लेकिन मोदी लगातार ऐसी गलती कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से की है और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में गलत बयानी करने को लेकर भी शिकायत वहां चुनाव आयोग में कांग्रेस ने की है। आप देख रहे हैं कि लगातार जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है उसके बाद से लगातार नरेंद्र मोदी घोषणा पत्र को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रही हैं। और दूसरी तरफ यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध जैसे तमाम मुद्दे जो हैं ये भी आज जब कांग्रेस का डेलीगेशन मिला चुनाव आयोग से तो उनके इस एजेंडे में था। अभी आपने देखा पिछले दिनों एक यूट्यूब चैनल को कैसे रातों रात बंद करवा दिया गया। तो ये तमाम बातें आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की हैं और इस बारे में जब चुनाव आयोग से ये डेलीगेशन मिलकर बाहर निकला तो आप देख रहे हैं, अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, इस बारे में सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आज इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी हैं उसमें कुछ हमारी पुरानी आपत्तियां थी जिस पर अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आदेश दे दिए हैं और हमने एमसीडी को और एजेंसीज को ये कह दिया है कि तत्काल ये उतार दिए जाए जहां जहां पर प्रधानमंत्री महोदय या किसी मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति की तस्वीरें लगी हुई हैं। वो कहा है कि हम लोग फौरन उसको उतार लें। हमने उसके साथ साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की जहां फ़ोटो लगती है वो तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी, जबकि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएं थीं या जो वातावरण था जिसमें कि जो पार्टियाँ आज़ादी का विरोध कर रही थीं या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थी, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के, इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का। तो सुन रहे थे आप यहां सीधा जो डेलीगेशन है सलमान खुर्शीद यहां जो बातें कह रहे थे और कैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर तमाम बातें और इन सब की शिकायत कर चुके हैं। कांग्रेस का जो ये डेलीगेशन वो कर चुका है। और इधर आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल और सिवनी में कांग्रेस के लिए प्रचार किया और वहां आदिवासियों को समझाया कि कैसे बीजेपी ने उन्हें बनवासी कहकर समाज की मुख्य धारा से काट कर रखने की साजिश रची। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कांग्रेस के न्याय पत्र में जिन 30 लाख नौकरियों का वादा है वो कैसे पूरा हो सकता है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने इस मौके पर, आइए जरा सुन लेते हैं। रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देती। इसीलिए
हमारा पहला कदम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। तो सुना आपने, ये जो 30 लाख नौकरियां हैं हम आपके हवाले करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दोस्तों इस बार इंडिया की जीत का दावा किया है और साथ ही बता दिया है कि मोदी मैच फिक्सिंग करके ही 400 सीटें, 400 पार सीटें ला सकते हैं। राहुल गांधी अब जनता के बीच भी ये भरोसा कायम कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनती है तो कैसे सारे वादे पूरे होंगे। वहीं आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का सीटों का समझौता हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोनों पार्टियां 3-3 सीटों पर लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की यह कोशिश अब फेल होती हुई दिख रही है। क्या कुछ कहा इस मसले पर उमर अब्दुल्ला ने, आइए जरा सुन लेते हैं। और आज बड़ी खुशी से फॉर्मली मैं इस चीज़ का ऐलान करते जा रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ़ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिल के हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। तो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके बीच इंडिया अलायंस, और इस अलायंस के बाद 6 सीटें आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हैं। इन 6 सीटों में से 3-3 सीटों पर बंटवारा। पीडीपी के साथ क्या कुछ होने जा रहा है ये भी समझेंगे आने वाले समय में। लेकिन इधर दूसरी खबर की तरफ बढ़े दोस्तों, तो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आई एक याचिका पर याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने केजरीवाल को, संदीप कुमार जो हैं एक्स एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने ही, संदीप कुमार ने ही केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दाखिल की थी। अब वो, आपको यह भी बता दूं यहां कि संदीप कुमार अब आम आदमी पार्टी में नहीं है और बताया जाता है कि वो अब बीजेपी के काफी करीबी हो गए हैं। ये ऐसी तीसरी याचिका है दोस्तों। इससे पहले 2 याचिकाएं हाई कोर्ट में जा चुकी हैं और खारिज हो चुकी हैं दोनों याचिकाएं। अब ये तीसरा है और इस तीसरी याचिका को भी खारिज तो नहीं किया कोर्ट ने, लेकिन सीजेआई जो हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके पास भेज दिया, ये कहते हुए कि ये लगातार आप ऐसी याचिका को लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं बुधवार को जब इस पर बातें होती है तो क्या कुछ आता है। यानी बीजेपी के खुद या बीजेपी के प्रभाव में दूसरे लोग बार बार विपक्ष पर किसी न किसी तरह निशाना साध रहे हैं। और वहीं आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गलत तरीके से पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने बताया कि किस तरह 33 कंपनियों ने घाटे में होने के बावजूद चंदा दिया। एक कंपनी ने अपने लाभ से 3 गुना और एक कंपनी ने 93 गुना ज्यादा, उनको फायदा होता जितना उससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा, और एक कंपनी ने तो 93 टाइम्स ज्यादा बीजेपी को चंदा दे दिया। आइए जरा सुन लेते हैं संजय सिंह को, एक छोटी सी बानगी। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है।
दूसरी कैटेगरी है 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनियां ऐसी हैं। तो दोस्तों, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या आचार संहिता का मामला हो या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने का बीजेपी अपने हर काम में खुद ही फंस रही है और इधर कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ समझौते की राह पर आगे बढ़ रही है। यानी इंडिया मजबूत हो रहा है और बीजेपी फंस रही है। क्या होगा इन हालात में चुनाव पर असर, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी और सबसे बड़ी बात, क्या मोदी फंस गए हैं? क्या बीजेपी की गलतियों के कारण मोदी फंस गए हैं? बीजेपी ने आखिर किन किन कैसी कैसी और कौन कौन सी गलतियां की हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे और उससे पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। और क्या इससे जो आने वाला चुनाव है वो अपना दिशा बदल चुका है? 400 पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी क्या खुद ही अपने ही नारे में फंस चुके हैं? आइए जरा पड़ताल करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, आपसे जरा समझूं। बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं, चुनाव आयोग है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी के दावे प्रति दावे, और जिसमें लगातार कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पे और राम मंदिर यानी धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं, असलियत यह है कि 200 सीट के लाले पड़े हुए हैं। बाकी सब लफाजी तो बहुत लंबी लंबी, अब हम 600 पार का नारा देते तो उससे कोई मतलब है नहीं। हालात ज्यादा खराब है बीजेपी के इस बार, और उसकी वजह है वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। चारों तरफ जिस तरह के महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं और लोग खुल करके बोल रहे हैं। इन 10 साल में एक बड़ा बदलाव हुआ है कि जब 5 साल हुए थे उस समय लोग खामोश थे, बोल नहीं रहे थे, उनको थोड़ा सा उम्मीद बनी हुई थी। लेकिन इस समय चाहे किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, वो वोकल हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर के, अपने छीनते अधिकारों को लेकर के वो थोड़ा कॉन्शियस हुए हैं। और इस पर राहुल गांधी की 2 यात्राएं, जिसमें पहली यात्रा में उन्होंने देश को जोड़ने की बात की और जिस तरह की असहिष्णुता देश में फैल रही थी उसके खिलाफ एक पैदल यात्रा उन्होंने की लंबे समय तक। उसके बाद वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले और इन्हीं दोनों यात्राओं के जरिए ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। मैं समझता हूं कि एक तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो सामाजिक न्याय का दस्तावेज है। जैसे कभी ग्रेनवेल ऑस्टिन ने भारत के संविधान के बारे में कहा था कि ये सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो के बारे में कहा जा सकता है कि ये सामाजिक न्याय का संपूर्ण दस्तावेज है। पहली बार एक ऐसा मैनिफेस्टो जिसमें न्यायपूर्ण जो पूरा वितरण है उसकी आकांक्षा दिखाई पड़ती है। और मुझे तो याद आता है नेहरू जी ने एक फ्रांस के लेखक से उस समय बात की थी, और जब उसने ये पूछा कि आपकी चुनौतियां क्या हैं, आपकी समस्या क्या है देश की, तो नेहरू जी ने यही कहा था कि ये जो अन्याय परक समाज है उसमें न्याय परक समता स्थापित करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती उन्होंने दर्शाई थी कि एक ऐसे धार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करना, ये 2 बड़ी चुनौतियों की चर्चा की। आज के हालात ये है कि जो गरीब है, जो धीरे धीरे यूपीए के शासन काल में खास करके जो मनमोहन सिंह की अपनी आर्थिक नीतियों के चलते और जिस तरह की सरकार चली थी, उस समय कम से कम आपको मिनिस्टर भी पता होते थे
कि पंचायती राज मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है। आज आपको नहीं पता होगा, एक आध मंत्री भले ही आप जानते हो, वित्त मंत्री की निर्मला सीतारमण जी हैं, इसके अलावा कौन मंत्री है कोई नहीं जानता। असली फैसला कहां से होता है ये सबको पता है। तो लोगों के लिए हुआ क्या है, आप उस समय को अगर याद करेंगे तो सूचना के अधिकार से लेकर के भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसी जन पक्षधर नीतियां, ये तमाम जो काम हुए थे, और उसी वजह से माने अगर सामान्य जनता सशक्त ना हो जाए तो जो देश की सामंती ताकतें थी, जो पूंजीवादी ताकतें थी, उन्होंने गठजोड़ कर लिया। बीजेपी की आरएसएस क्या है, एक सामंती तत्वों का जमावड़ा है जो इस देश को अन्याय परक समाज में तब्दील करना चाहते हैं, आज्ञा परक समाज में तब्दील करना चाहते हैं। उनके पीछे वो पूंजीवादी शक्तियां खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जो समान वितरण की प्रणाली शुरू हो रही है, इससे तो हमारी कितनी, और राहुल गांधी इस समय जिस तरह से बोल रहे हैं, तो उससे तो वो पूंजीवादी ताकतें घबराई हुई हैं। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा कितना मिलता है मोदी जी को, यह तय करना होगा इस देश के सामान्य लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, कि आपके अधिकारों के, आपकी सुरक्षा की जो बात करने वाले लोग हैं, आप उनके साथ खड़े होंगे या 15 लाख का जुमला देने वालों के साथ खड़े होंगे। अभी एक और जुमला मोदी जी ने फेंका कि ईडी के जरिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो हम सामान्य लोगों में बांटेंगे। लोग इस बात को जान गए हैं कि ये कितना बड़ा जुमला है, और मुझे लगता है कि अब तस्वीर बहुत कुछ साफ है। यही वजह है कि प्रशासनिक मशीनरी का जो दुरुपयोग चल रहा है, आप देखिएगा आचार संहिता लागू है लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इधर आचार संहिता सीधा कहती है धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, सेना का दुरुपयोग करके सेना के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। पिछले चुनाव में जो हुआ, अभी भी पुलवामा का नाम ले रहे हैं मोदी जी, तो बेशर्मी की हद तक। लेकिन क्या जनता इसको बर्दाश्त करेगी? मुझे लगता है कि अब सारा कुछ उस जनता के हाथ में है जिसे ताकत, मत देने का अधिकार और संवैधानिक अधिकार स्वाधीनता आंदोलन के बाद इस देश के उन लोगों ने दिए जिनमें नेहरू, गांधी, अंबेडकर ये लोग थे। तो क्या उनकी विरासत को, उनके सपनों को ये लोग छोड़ देंगे और उनके झांसे में आ जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं। इसीलिए ये नारा होता है। असली बात यह है कि 200 के लाले पड़े। जी बिल्कुल, 200 के लाले, 400 की बात, लेकिन 200 के लाले पड़े हुए हैं। असली बात क्या है यह समझने की कोशिश, क्या नरेंद्र मोदी फंस गए हैं? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रोफेसर रविकांत जी ने जो बातें कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और दरअसल अपने बड़बोलेपन के शिकार बीजेपी के नेता हो रहे हैं, और उनके पास जब कोई एजेंडा नहीं है तो वो झूठे आरोप लगा रहे हैं और पार्टी के मैनिफेस्टो को ही नकारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हास्यास्पद है। और एक और चिंता बीजेपी के पास ये है कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं बचा। ये 400 पार या 370 पार या 200 पार या राम मंदिर, इन सब के नाम पर बीजेपी जानती है कि जीत नहीं सकते, जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। खास करके इस हालत में जब बीजेपी की शिकायतें हैं कि बीजेपी के प्रति लोगों के मन में बहुत शिकायतें हैं और बीजेपी की पहुंच बहुत ही कम होती जा रही है, बीच मतदाताओं के बीच बहुत कम होती जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों का ध्यान बटाने के लिए कोशिशें जारी है और किस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पे लाया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि जो पैसा ईडी के जरिए आएगा वो जनता में बांटेंगे। हम तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक ऐसी सरकार बने जो जनता की सुविधाएं देखे, एक प्रगतिशील सरकार बने। वादे सारे वो हैं, लेकिन आप देखेंगे कि विकल्प के तौर पे जो किया जा रहा है, जिस राह पर बीजेपी चल पड़ी है, उसमें गरीबों का भला नहीं है, उसमें कुछ उद्योगपतियों का, कुछ व्यवसायियों का भला है। और जहां जहां विपक्ष का प्रभाव है
वहां विपक्ष के नेताओं को जो जन प्रतिसाद मिल रहा है उससे भी बीजेपी के सामने परेशानी हो रही है। बीजेपी में जिस तरह की जूतम पैदार मची हुई है, ये भी कहना चाहूंगा। बीजेपी में जो लोग, अब देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र विजय बहुगुणा जो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में रहते जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, लेकिन फिर भी कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में गया और आज बीजेपी ने उनको एक बहुत बड़ा पद दे दिया और वो पद इतना बड़ा है राजीव जी, वो पद है पन्ना प्रमुख का। तो आप कल्पना कीजिए कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी में जाके पन्ना प्रमुख का काम कर रहा है। तो ये भी एक शिक्षा है। बीजेपी जिस तरीके से अपने आने वाले लोगों को ट्रीट कर रही है, ये भी एक शिक्षा है। आप कई लोगों को देखिए, कई नेता जो बीजेपी में थे और बीजेपी छोड़ के चले गए और आज अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है। तो ये सारी नजीरें हैं जो बीजेपी के सामने है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या भी काफी है। कई पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक, महापौर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। बीजेपी को कभी इस बात का इल्हाम नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस में जाएंगे, उस कांग्रेस में जिसकी केवल 3 राज्यों में सरकारें हैं, जिस कांग्रेस के पास ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इतने दबाव के बावजूद, इतने आरोपों के बावजूद लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं। कई लोग ऐसे जिन्होंने कहा कि हमारे सामने विकल्प थे लेकिन हम कांग्रेस में जाना पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी है जिनसे बीजेपी के लिए परेशान होना परेशानी का सबब बनी हुई है बीजेपी के लिए। मूल बात है कि बीजेपी के सामने आगे बढ़ने की कोई संभावना है ही नहीं। कई प्रमुख राज्यों में बीजेपी के सामने चुनौती है कि वहां क्या होगा। उन राज्यों में बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी है और कुछ राज्य हैं जहां बीजेपी के आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं नहीं के बराबर, यानी एक डेडलॉक हो चुका है बीजेपी की। ये सारी बातें हैं और बीजेपी मन बहलाने के लिए, मतदाताओं को बहलाने के लिए तरह तरह के नारे लगा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में आए थे मध्य प्रदेश, उन्होंने रोड शो किया, कोई आम सभा नहीं की, मौन रहे और लोगों को प्रणाम करते हुए चले गए, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है शायद। और इसीलिए वे केवल प्रधानमंत्री होने की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं मतदाताओं के बीच कि मैं जिस पार्टी का हूं उस पार्टी का प्रचार कर रहा हूं, उसको वोट दीजिए। तो बिना कहे सत्ता का उपयोग कर रही है सर बीजेपी, और प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के बहाने, सरकारी बातें करने के बहाने चुनाव की घोषणा के पहले बहुत कुछ प्रचार कर चुके हैं। ये बात मतदाताओं से भी छुपी नहीं है और चुनाव आयोग से भी छुपी नहीं है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आप तक रखना चाहता हूं और एक बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने चंद अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर दिए। इतने पैसों से मनरेगा जैसी क्रांतिकारी योजना 24 साल तक चलाई जा सकती थी। देखिए 24 साल तक मनरेगा जैसी क्रांतिकारी योजना चलाई जा सकती थी। 16 लाख करोड़ रुपए एक झटके में जिसको माफ कर दिया नरेंद्र मोदी ने चंद अरबपतियों के लिए। जो लोग पूछते हैं कांग्रेस की योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे, वो इन आंकड़ों को आपसे छिपाते हैं। मित्रों पर मेहरबानी बहुत हुई, अब सरकार का खजाना आम आदमी के लिए खोलने का वक्त है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। यानी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जब से आया है तब से नरेंद्र मोदी इसके प्रचार में लग गए हैं। चाहे वो एंटी प्रचार करने की कोशिश ही क्यों ना करें, लेकिन प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र का, और उसके उसी पर यहां राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए। दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, मेरठ की तस्वीर है। मेरठ से अरुण गोविल कांग्रेस पार्टी माफी चाहूंगा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण गोविल आप जानते हैं किसी जमाने में राम के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि रामायण में इनकी भूमिका राम की थी। और अब देखिए ये जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या इसे चुनाव आयोग संज्ञान में लेगा? राम का, भगवान राम के फोटो के साथ जो अरुण गोविल हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो वोट मांग रहे हैं। क्या यहां चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, आचार संहिता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कुछ कह रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी की आवाज बढ़ा।
जी प्लीज, जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी, तो प्रकाश जी के पास आता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर और आपको देना चाहता हूं। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया गाजियाबाद से, लेकिन खबर यह है कि गाजियाबाद के जो वर्तमान सांसद हैं जनरल वीके सिंह को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जाएगा और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को गाजीपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा। यह एक खबर है, आप तक पहुंचा रहा हूं, और यह खबर अभी पुष्ट नहीं है, अपुष्ट खबरों से, सूत्रों के आधार पर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनको गाजीपुर भेज रहे हैं नरेंद्र मोदी चुनाव में लड़ने के लिए, ऐसी खबर आ रही है। और जनरल वीके सिंह को उपराज्यपाल बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर का। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जब वीके सिंह की बात आती है, अभी आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आप ही के पास, और ये खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां जनरल वीके सिंह ही नहीं, ठाकुर लॉबी जो है, क्षत्रिय लॉबी, वहां तो तहलका मचा हुआ है, नहीं देना है वोट बीजेपी को। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और अभी भी वही खबर है। 16 तारीख को इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से क्षत्रिय महापंचायत है। क्षत्रिय लोगों ने, राजपूत, ठाकुर जो कह लें, इन लोगों ने बिल्कुल ही बहिष्कार कर दिया है बीजेपी का। इसका क्या कुछ असर, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं, हमारे दोनों साथी प्रोफेसर रविकांत जी भी, आप भी, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया तो फिर तो हवा बदलते हुए देर नहीं लगेगी उत्तर प्रदेश की। धन्यवाद राजीव जी। ये तो सही है, दो घटनाएं हैं कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सभाओं में शामिल नहीं हो रहे हैं। सहारनपुर में जो प्रधानमंत्री जी की सभा हुई उसमें वह नहीं दिखाई पड़े। वो मेरठ की जो पहली सभा हुई थी उसमें उनका जो जिस तरीके से उनको बैठाया गया उसको लेकर के जाट समुदाय में नाराजगी है। आरएलडी के नेताओं की कभी भी यह स्थिति नहीं रही है कि वह तीसरे चौथे नंबर पर बैठे। उस इलाके के प्रभावशाली नेताओं की गिनती होती रही है। लेकिन यह दौर जो शुरू हुआ है उसमें जयंत चौधरी की स्थिति नहीं है। न तो वह प्रधानमंत्री जी के सभा में थे और न ही मुख्यमंत्री योगी जी के सभा में मौजूद थे, और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। जाट समाज में यह बड़ी विकट चर्चा है कि जो निर्णय है जयंत चौधरी का उसको लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज आपने जो बात कही क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। बात मैंने जब से ये नया दौर शुरू हुआ है उसमें जम के लोग उनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन जो जिस तरह की बड़ी सभा हुई है, गुजरात से निकली हुई जो आधी है और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रही है, उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। और बार बार जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट की स्थिति है। जब पहले चरण में जो चुनाव हो, जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव उस इलाके में जाट और क्षत्रिय एक बड़ी भूमिका अदा करते रहे हैं। हालांकि पिछले 2019 के भी चुनाव में भी इस पहले चरण वाले इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिली थी। द्वितीय चरण वाले इलाकों में भले सफलता मिली, लेकिन पहले चरण वाले में नहीं मिल पाई थी। वह स्थिति अभी भी है। और जो एक तो जाट समाज की निष्क्रियता, जाट समाज की नाराजगी और क्षत्रियों की गंभीर रूप से नाराजगी, यह दो ऐसी कौमें हैं जो कम से कम चुनाव का माहौल बहुत अच्छा बनाती है। संख्या इनका कम होने के बावजूद ये जगह जगह बैठ करके या एक आक्रामक रुख अख्तियार करके जिस किसी भी राजनीतिक दल के साथ रहते हैं वो एकदम गजब तरीके से उस राजनीतिक दल के पक्ष में चुनाव का माहौल बनाते हैं। जाट समाज के सामने एक समस्या यही है कि पिछले 10-12 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं, उनके खिलाफ वो माहौल बनाते रहे, उनकी नीतियों और रीतियों से संतुष्ट नहीं थे। आज 10 साल के बाद अगर जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, तो समाज में असमंजस की स्थिति है कि कैसे जाए। जिन लोगों के साथ हम पिछले 10 सालों से लड़ते रहे हैं, जिनकी नीतियों को लेकर के लड़ते रहे हैं, उनके साथ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है।
तो एक उस पूरे समाज में अनिर्णय की स्थिति है। और ऐसे कोई भी कारण नहीं पैदा हुए हैं, नए कारण नहीं पैदा हुए हैं जिनसे यह मान लिया जाए कि जाटों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई साफ कारण डेवलप हो गया हो। किसानों की नाराजगी अपनी जगह पे है, सरकार का जो रवैया अपनी जगह पे है, जो आंतरिक झगड़े हैं वो अलग है। संजीव बालियान साहब कभी नहीं चाहेंगे कि जयंत चौधरी एक स्थापित नेता के रूप में और मजबूत हो, क्योंकि वह खुद भी एक जाट नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको आगे बढ़ाता। भूपेन्द्र चौधरी भी कभी नहीं चाहेंगे कि जयंत चौधरी जाटों के एकमात्र नेता हो। ये जो व्यक्तित्व का संघर्ष है वो चलता ही रहेगा उस इलाके में। लेकिन ऐसी हालत में जयंत चौधरी का समर्थकों के सामने यह स्थिति है कि वह भारतीय जनता पार्टी को कैसे स्वीकार कर ले। और मुजफ्फरनगर में जहां से बालियान साहब चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बहुत प्रचंड बहुमत से नहीं जीते थे, वो 6-4.5 वोटों का अंतर था केवल। तो वह स्थिति भी नहीं है कि बहुत एक तरफा उनके पक्ष में राय बन रही हो। मायावती जी के भी जो कुछ उम्मीदवार मैदान में हैं, अगर आप उसका सोशल मैंने सामाजिक समीकरण अगर आप समझें तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। वह इंडिया दल समूह का उतना नुकसान नहीं, इतना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके उम्मीदवारों की स्थिति है। वो ऐसी हालत में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को कैसे समेट करके रखेगी, ये उसके लिए चिंता का विषय है। वीके सिंह की जो बात आप बता रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है कि वीके सिंह का टिकट कटने के बाद भी क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है वो प्रचंड हुई है। हो सकता है कि उस नाराजगी को दूर करने के लिए जो आप सूचना दे रहे हैं कि उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है, यह कोई अप्रत्याशित नहीं है। हो सकता है किस बहाने ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाए। यही भी आना चाह रहा था मैं, यही आना चाह रहा था जो अभी आप कह रहे हैं कि आखिर अचानक आनन फानन में ये निर्णय लेना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को। ये दोनों स्थितियां हैं। गाजीपुर में इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। गाजीपुर में भी जो अंसारी हैं, जो पिछले इस समय के सिटिंग एमपी हैं अफजाल अंसारी, उनके खिलाफ भी कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं। आप याद कीजिए पिछले विधानसभा में सब सीटें गाजीपुर की हार गई थी बीजेपी। एक ऐसा भी नहीं है किसी विधायक को चुनाव लड़ा दे, अगल बगल के जिले से भी किसी को लाकर नहीं लड़ा सकते, ये भी स्थिति नहीं है उनकी। पिछले 10 सालों में इन जिलों में कोई लीडरशिप नहीं डेवलप कर पाई बीजेपी। सवाल है कि जिस तरह की आप राजनीति करते हैं, क्या अब उस इलाके के लोग उस राजनीति से सहमत हैं? गाजीपुर परंपरागत रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का लड़ रहा है। सरजू पांडे जैसे बड़े प्रभावशाली नेता वहां के रहे, जिनके संरक्षण में गाजीपुर का जनमत तैयार होता रहा। ऐसे इलाके में आप आक्रामक हिंदुत्व की लड़ाई शुरू कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि आप डेवलप कर पाएंगे। वो स्थिति ही नहीं बनती वहां। तो इनके सामने स्थिति है कि वह मनोज सिन्हा को लेकर के आवे और मनोज सिन्हा को इस रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाए कि वह विकास के पर्याय है। लेकिन विकास भी किस तरह का? क्या सड़क बना देना, पुल बना देना ही विकास है? शिक्षा की उपेक्षा, स्वास्थ्य की उपेक्षा, लोगों के रहन सहन की उपेक्षा, कृषि की उपेक्षा, वो विकास के मानक नहीं है। जो भी डेवलपमेंट के मानक है उन मानकों पर कितना ये अलग का विषय हो सकता है, लेकिन इससे बहस चलेगी। तो ये हालत है कि एक तो वीके सिंह को ला करके, वीके सिंह को एक नया पद दे करके आप ये क्षत्रिय समाज की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करें। कितनी नाराजगी दूर हो पाएगी? जिस पूरे समूह के ऊपर आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपके नेता, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनके उम्मीदवारी को वापस लेने के लिए नहीं तैयार हैं। और एक समाज से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो इस तरह से अपमानजनक शब्दावली को उसको सुनना पड़ रहा। आप तो मोदी सरनेम के ऊपर एक बिना अगर कोई माने उस सरनेम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, उस सरनाम के व्यक्तियों के ऊपर जो टिप्पणी हो रही है उसको लेकर के आप मुकदमा कर देते हैं। उस पर एक देश के सबसे पुरानी पार्टी के नेता के सदस्य ले लेते हैं हम लोकसभा से, उसके मकान आप खाली करा लेते हैं। और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के लोग सरेआम एक समुदाय के बारे में इस तरह की टिप्पणियां, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई आपकी प्रतिक्रिया नहीं होती। तो ये बहुत आसान नहीं है कि लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, ये बड़ी चुनौती है। तो गुजरात से निकल करके जो हवा बह रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएगी।
आप वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय सभा की पहली बैठक हुई है उसमें लोगों की उपस्थिति देख लीजिए और जो आक्रामकता उनकी दिखाई पड़ी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं जो पिछले 10 वर्षों की अपनी राजनीति के कारण, तो ये बड़ी चुनौती है। क्षत्रिय समाज की नाराजगी आपके सामने बड़ी चुनौती, फिर आपकी वोट कौन मांगेगा? किसके नाम पर कौन व्यक्ति है जो लोगों को संग्रहित इकट्ठा कंसोलिडेट करेगा? यही तो 2012 के दंगे के बाद से यही हालात तो बने कि जाटों ने आपका समर्थन किया और आप खड़े हो गए। अन्यथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन सी ताकत थी बीजेपी की? कभी नहीं बन पाई। लेकिन ये बड़े जाट आपके साथ है, क्षत्रिय समाज आपके साथ आया। संगीत सोम को हराने के बारे में जो कितनी तरह की चर्चाएं चलती है। संगीत सोम भी क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं। उनका चुनाव हारना किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा गया था? कैसे चुनाव हार गए? तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जाट समुदाय और क्षत्रिय समुदाय को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल में बैठाने में सुविधा हो रही है। और यही वजह है कि अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को मोल लेकर के जन चौधरी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। जो अपेक्षा की जा रही है वो जन चौधरी से, वो अपेक्षा वह उस पर वो कितना खड़े उतर पाएंगे, अपने लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, यह बड़ा गंभीर सवाल है। और आप ये भी देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की आप जमुई की सभा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की सुन लीजिए आप। जो दोनों बड़े मुद्दे थे उस पर उसका एक शब्द भी उन्होंने उल्लेख किया क्या? वंशवाद की चर्चा की उन्होंने जमुई में? भ्रष्टाचार की चर्चा की क्या उन्होंने जमुई में? जी बिल्कुल नहीं। आपके जितने विषय हैं उन विषयों पर आप चर्चा करने की स्थिति में नहीं बच रहे हैं। और जो समुदाय आपका आक्रामक तरीके से सक्रिय रूप से आप समर्थक रहा है उसमें निराशा का भाव है और पीछे जा रहे हैं। कहां से आपके पक्ष में एक राजनीतिक माहौल बन पाएगा? दूसरी तरफ इंडिया दल समूह एक अच्छा खासा सामाजिक समीकरण तैयार कर रहा और आक्रामक रणनीति के साथ चुनाव मैदान में। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना 2019 का परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी, मुझे संदेह है। जी एक संदेह है, बिल्कुल संदेह है। और इस संदेह में क्या क्या कारण है, क्या क्या वजह हैं, उसको हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और आना चाहता हूँ जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप, एक तरफ जब से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया है उसके बाद से नरेंद्र मोदी लगातार उस घोषणा पत्र को लेकर हमलावर हैं, दूसरी तरफ आप देखिए अब तो अरुण गोविल साहब बिल्कुल भगवान राम की तस्वीर लेके घूम रहे हैं। ये चुनाव प्रचार मतलब खुलेआम आप धांधली कर रहे हैं, खुलेआम आप भारत के संविधान की, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग कुछ नहीं कहेगा। और क्या यह गलती नहीं है जो हम कह भी रहे हैं? बीजेपी ने कर दी बड़ी गलती, कितनी सारी गलतियां। आप बार बार धर्म का नाम ले रहे हैं। आज बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां भी वो राम का नाम ले रहे हैं। आप भगवान का नाम लीजिए ना, घर में लीजिए, लेकिन चुनाव के समय आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। आप पुलवामा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपने फिर से वही राष्ट्रवाद, वही 2019 पे आप लेके जाना चाहते हैं। यानी आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास जो है वो ये कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो ले आया, उसके बाद आपके पास कुछ भगवान के फोटो हैं, तस्वीरें हैं, और इस दम पे आप 400 पार का नारा देते हैं। प्रशांत जी। राजीव जी, संकट के समय भगवान ज्यादा याद आते हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, मोदी साहब पिछड़ गए। पिछड़ यहां गए कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि चुनाव में क्या चलेगा, तो वो चल नहीं पाया। कोई कभी कभी हम लोग के पास गलती से कोई फटा हुआ नोट आ जाता है तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि कोई ले ले, ऑटो वाला ले ले, कोई दुकानदार ले ले, और फिर वो कोई देख लेते हैं लोग उसको ऐसे करके, और नोट चलता नहीं है। तो जनता भी देखती है कि ये फटा नोट वो ले नहीं रही है इनका, तो वो चल नहीं रहा था कुछ। और इस बीच कांग्रेस पार्टी एक मैनिफेस्टो लेकर आ गई। वो मैनिफेस्टो जनता के बीच में से आया है। ये मैनिफेस्टो पिछले मैनिफेस्टो से अलग है। ये मैनिफेस्टो खाना पूर्ति नहीं है, औपचारिकता नहीं है। ये चुनाव का एजेंडा तय करने वाला मैनिफेस्टो है। ये अगले समाज की और अगले भारत की तस्वीर
दिखाने वाला मैनिफेस्टो है। मोदी साहब पिछड़ गए हैं वहां पे, या बीजेपी पिछड़ गई बुरी तरीके से। यानी बीजेपी जिसके बारे में कहा जाता है कि चुनाव की बड़ी बारीकी से वो तैयारी करते हैं, लेकिन उन बारीकियों में इतनी बड़ी चीज छूट गई कि आपका केंद्रीय विमर्श क्या होगा, सेंट्रल नैरेटिव क्या होगा, चुनाव में जाने का एक नारा क्या होगा, ये आप नहीं तय कर पाए। शुरुआत किया विश्व गुरु से जब वो G20 कर रहे थे, उसके बाद कोशिश किया कि राम मंदिर 48 घंटे के अंदर आपको जो है राम मंदिर को छोड़कर कुछ और एजेंडा पकड़ने पड़े, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे आ गए, आपको कर्पूरी ठाकुर याद आ गए, नीतीश कुमार को गुलाटी दिलानी पड़ी एक आपको, और तो बहुत सारी घटनाएं हो गई, तो एक्सपेरिमेंट चला नहीं कुछ। तो अभी आप देखिए पिछले 5-6 दिन जब से मोदी साहब एक्टिव हुए हैं चुनाव के प्रचार में, तो उनके हर भाषण में 2 चीज आप देख सकते हैं। एक इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन, और दूसरा मैनिफेस्टो 3-4 दिन से चल रहा है उनका। जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है तब से मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। उनको उसमें मुस्लिम लीग दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। मैनिफेस्टो और इंडिया गठबंधन 2 चीज से वो परेशान है और नाना प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं कि भ्रष्टाचारी है। अब भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो मोदी साहब के हाथ से छिन गया है, और एक जिसको आप कह रहे हैं गलती करी, सबसे बड़ी गलती इन्होंने राजीव जी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके की है, और उसके ऊपर संजय सिंह की जमानत हो जाना, जिसको कहा जाता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो आपने गिरफ्तारी की वो गलती, और ऊपर से संजय सिंह बाहर आ गए, वो भाषण दे रहे हैं, रोज वो 15-20 इंटरव्यू दे रहे हैं, तमाम चैनलों पे जो चैनल इनके बताए जाते हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। हम लोगों ने भी एक उनका इंटरव्यू किया है। तो जल्द दिखाएंगे, जल्द लेके आएंगे संजय सिंह का इंटरव्यू। दोस्तों अब अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं हम लोगों ने संजय सिंह का इंटरव्यू किया हुआ है और उस इंटरव्यू को जल्द आपके सामने पेश करेंगे, और उस इंटरव्यू में देश की जो आगे की रणनीतियां, गतिविधियां, इंडिया खासकर इंडिया गठबंधन की जो गतिविधियां हैं, क्या रणनीति है, 4 जून को रिजल्ट किस दिशा में जाने वाला है, ये सब उस इंटरव्यू में है। तो एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू, आप इंतजार कीजिए, जल्द हम आपके सामने पेश करेंगे। प्रशांत टंडन जी अपनी बात रखें, लेकिन उससे पहले एक बात जोड़ना चाहता हूं, बहुत मजेदार है। इंटरव्यू का जिक्र चला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है। वो असम के अखबार को एक इंटरव्यू दिया। असम के एक न्यूज़पेपर यानी अखबार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है आज। उस इंटरव्यू में अखबार ने पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप मणिपुर की स्थिति को कैसे आंकते हैं, राज्य में शांति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष ने आपकी खूब आलोचना की थी, उस पर आप क्या कहेंगे। जवाब सुनाता हूं, जवाब क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, जवाब है, मैं इस बारे में पहले ही संसद में बोल चुका हूं। मणिपुर की स्थिति से संवेदनशीलता से निपटना होगा। मणिपुर की स्थिति से संवेदनशीलता से निपटना होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने हिंसा खत्म करने के लिए अपना सबसे बेहतर संसाधन और प्रशासनिक मशीनरी तैनात की है। समय पर केंद्र के हस्तक्षेप, ध्यान से सुनिए, समय पर केंद्र के हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सरासर झूठ है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद पर्सनली मैं घूम के आया हूं, इसलिए कह रहा हूं सरासर झूठ है अगर ऐसा। और उसके बाद ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप एक ही सीट पे 2 बार मतदान क्यों करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये बताइए। चुनाव आयोग ये बताए कि अगर वहां की स्थिति, मणिपुर की स्थिति जो है सरकार के प्रयासों से, केंद्र के हस्तक्षेप से अगर काफी उसमें सुधार है, तो आप एक ही सीट पे 2 बार मतदान अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के लिए क्यों करवा रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, जब संघर्ष अपने चरम पर था, सुनिए,
जब संघर्ष मणिपुर में संघर्ष अपने चरम पर था तब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर जाकर रहे। वो मणिपुर 2 दिन के लिए गए थे, जाकर रहे थे। उन्होंने 15 से अधिक बैठकें की। राज्य सरकार की जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार लगातार अपना समर्थन दे रही है। राहत और पुनर्वास का काम जारी है। यह है असम, द असम ट्रिब्यून को इंटरव्यू दिया है उन्होंने। इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसको इन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसका हिंदी रूपांतरण आप तक पेश कर रहा था। इंटरव्यू का जिक्र चल रहा था तो ये इंटरव्यू आपके सामने रख दिया। उसका सवाल, मणिपुर का सवाल, मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने समय पर हस्तक्षेप किया, राज्य सरकार को हमने अपनी तरफ से तमाम सुविधा मुहैया कराई और वहां पर स्थिति को काबू करने में मदद मिली। प्रशांत टंडन जी, कितने महीनों बाद मणिपुर का मां निकला था राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से, और वो शर्मनाक वीडियो घूमता रहा देश भर में। लोगों की आंखें शर्म से झुक गई। पूरी दुनिया ने देखा उसको यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में वो चर्चा में आया, वो तमाम दुनिया के अलग अलग देशों की संसद में चर्चा में आया, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। और जब प्रधानमंत्री ने बोला भी तो विपक्षी दल की सरकारों को घेरते हुए बोला। उस वक्त राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की घटनाओं को क्लब करके बोला। तो देश की जनता तो जानती है, इतनी भी हमारे देश की जनता की मेमोरी इतनी खराब नहीं है। और मणिपुर पे इनका जो झूठ है वो वैसा ही है जैसा अगर ये कहें कि भ्रष्टाचार पे हम बड़ी सख्ती से निपट रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी जो है आपने ले लिए। वॉशिंग मशीन आपने लगाई हुई है, लगातार वो वॉशिंग मशीन काम कर रही है। उस वॉशिंग मशीन में तमाम लोग जाते हैं। एक अभी हाल फिलहाल गए हैं गौरव वल्लभ, कांग्रेस के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता थे। जब से वो गए हैं वहां पे, वो सिर्फ अपनी सफाई दे रहे हैं। उनके पिछले अगले वीडियो चल के वो चल रहा है मीडिया में, वो सिर्फ अपनी सफाई दे रहे हैं। तो दूसरी बात राजीव जी, और इस पे भी राजीव जी संजय सिंह ने इसको अपने हमारे इंटरव्यू में, आपके साथ इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। वो दर्शक हमारे देखेंगे कि मोदी जी का भ्रष्टाचार के प्रति जो कमिटमेंट है वो कितना है। दूसरी बात इलेक्शन कमीशन की बात, बहुत ही चिंताजनक बात है राजीव जी। कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी दलों को इलेक्शन कमीशन के पास जाना ही क्यों पड़े? इलेक्शन कमीशन के पास अपनी मीडिया मॉनिटरिंग है, अपनी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है। वो एक भी विज्ञापन इलेक्शन कमीशन के बिना अप्रूवल के अखबार में नहीं आ सकता। आप जानते हैं इस बात को, आप अखबार चलाते हैं। तो अगर अरुण गोविल एक कैंडिडेट भगवान के राम की फोटो लेकर प्रचार कर रहे हैं, अगर मोदी साहब कुछ बात कर रहे हैं और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला वायलेशन है, कोई भी पढ़ ले, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट, कोई नीचे तो जाने की जरूरत नहीं है जी। पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले 2 पॉइंट है वो इसी पे है कि आप धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। आपसी विभिन्न धर्मों में वैमनस्य नहीं फैलाएंगे। ये तो पहले 2 पॉइंट हैं। और उसको भी अगर इलेक्शन कमीशन को कोई खुद संज्ञान नहीं ले पा रहा है तो ये बड़ी दुखद बात है। उसको विपक्षी दल जाएं, उनको बताएं और उसके बाद भी बैठे रहें, ये और भी दुखद है। इलेक्शन कमीशन को अपने आप को साबित करना पड़ेगा राजीव जी कि वो निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन है, वो ऐसा इलेक्शन कमीशन है कि जो चुनाव करवाएगा और लोग उस पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। और एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ राजीव जी, ये 400 का जो नारा चल रहा है, मोदी साहब ने इस 400 के नारे को चलाया इसीलिए कि जरा इस पे खड़ा किया जाए नैरेटिव। बात बन नहीं रही है, लोगों के बीच में चर्चा 200 की है, पॉलिटिकल पार्टीज भी चर्चा कर रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं और उसमें 2 किस्म के लोग लगाए गए हैं इस काम के लिए।
कुछ सर्वे कंपनियां लगाई गई हैं जिनके सर्वे के आधार पता नहीं क्या है, जी और दूसरा एक चुनाव एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट, उनको इंटरव्यू दिलवाए जा रहे हैं तमाम टीवी चैनलों पे। नाम बता दीजिए। माहौल बनाने हैं। बता प्रशांत दीजिए, नाम किशोर बता है, सकते हैं। प्रशांत किशोर हैं, जिनको कांग्रेस में वो आपके हम नाम हैं? ठेका लेने गए थे। आपके हम नाम हाँ, हैं। मेरे नामा राशि है। तो वो ठेका लेने गए थे कांग्रेस में, और कांग्रेस ने उनको ठेका नहीं दिया, तो वो अपनी तमाम किस्म की नाराजगी जो है वो निभा रहे। ठीक है, वो अपना उनका प्रोफेशनल घाटा हुआ है, उनको कई 100 करोड़ रुपए मिलते कांग्रेस अगर उनको ठेका देती, तो उनका घाटा हुआ है, उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन उनको तमाम इंटरव्यू दिलवाए जा रहे हैं और नाना प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। अब इंटरव्यू का राजीव जी एक बात बता दें आपको कि ये जो जिसको कहा जाता है कि सरकारी मीडिया या बीजेपी के पक्ष का मीडिया है, ये लोग एक टिकर जो आपके नीचे टिकर चल रहा है जी, ये टिकर भी नहीं चला सकते हैं बिना पूछे। बिल्कुल। इंटरव्यू भी उनके ही सिफारिशों से होता है। प्रशांत किशोर कोई न्यूज मेकर नहीं है कि उनका लोग इंटरव्यू लेने भाग रहे हैं। वो संजय सिंह नहीं है जिनकी जमानत हुई है 6 महीने जेल में रहने के बाद, और तमाम मीडिया उनके पास इंटरव्यू के लिए जा रहा है। बिल्कुल। तो ये इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं वो 400 का माहौल बनाने के लिए, लेकिन वो माहौल बन नहीं पा रहा है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो माहौल बन नहीं रहा है। दोस्तों देखिए, चुनाव का वक्त अब नजदीक है। 19 तारीख से पहला मतदान और 1 जून को आखिरी मतदान, 7वां मतदान और 4 जून को रिजल्ट। लेकिन क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या नरेंद्र मोदी मुद्दों पे आ गए हैं, या नरेंद्र मोदी का मुद्दा फिर से पुलवामा, 370, 3 तलाक, उसके इर्द गिर्द घूम रहा, और साथ में राम मंदिर? जरा गौर से सोचिए तो ये 4 जो शब्द मैं बता रहा हूं, जिसमें पुलवामा भी है, 2019 का मामला, पुलवामा बालाकोट, 370 कश्मीर, फिर कश्मीर जोड़ते हैं, उसके बाद फिर मुसलमान यानी 3 तलाक, फिर आप आ जाते हैं राम मंदिर पे, विभेद। ये चारों ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी आचार संहिता के खिलाफ हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और विपक्ष अब भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, और खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद से तो बहुत ही ज्यादा। और आज जो आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को ही सामने लाया गया है। इस बीच कल अरविंद केजरीवाल पर फैसला आना है हाई कोर्ट से, यह सूचना आपको दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, उस पर सुनवाई हुई थी पिछले हफ्ते, आपको याद होगा, शायद शुक्रवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार की बात है। पूरी लाइव कवरेज हमने आपको दिखाई थी, और अब कल दोपहर 2:30 बजे उस पर फैसला आना है। एक तो ये, दूसरा, हमारे किसी साथी ने, दर्शक साथी ने पूछा था कि वीवीपैट पर कब सुनवाई होगी। वीवीपैट पर सुनवाई के लिए मंगलवार या बुधवार का समय कहा गया था। कल मंगलवार है और परसों बुधवार है। कल और परसों में किस दिन ये वीवीपैट पर, ईवीएम पर सुनवाई होती है, ये देखना होगा। मुझे जहां तक लगता है, अभी तक उसकी लिस्टिंग नहीं आई है, आती है तो वो भी आपको, अगर इसी चर्चा के दौरान आ जाती है तो वो भी आप तक बताएंगे हम। मुझे जहां तक लगता है कि ये कल नहीं बल्कि परसों होना है इस पे। अब सीधे डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास आता हूं। खबरें बहुत कुछ हैं, इतनी सारी खबरें हैं। उधर डोला बनर्जी और उनके नेतृत्व में, यानी टीएमसी के नेतृत्व में, उन लोगों ने, टीएमसी ने चुनाव आयोग का घेराव किया है। उस तस्वीर को भी अगर ले आए तो स्क्रीन पे तो ठीक रहेगा, उसको भी दिखाते हैं। और दूसरी तरफ रामायण के पात्र अरुण गोविल जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे थे प्रशांत टंडन जी, चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से। ये देखिए, ये टीएमसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने इलेक्शन कमीशन का घेराव किया, यहां इन लोगों को खींच के ले जाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है, क्यों एनआईए से लेकर तमाम जांच एजेंसियां अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, इसी के खिलाफ इन लोगों का था। एनआईए, ईडी, सीबीआई सबकी बात यहां चल रही है, और इनके निदेशकों को हटाया जाए, ये डिमांड है टीएमसी का। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। अब सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी के पास। दीपक जी, आपसे सवाल यही है कि क्या इस वक्त, जबकि ऑलरेडी चुनावी माहौल में देश है और वैसे में नरेंद्र मोदी के पास मुद्दे नहीं होना,
क्या ये पिछले 10 साल में पहली दफा ऐसा हो रहा है? क्योंकि 2 बार तो हमने देखा कि मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी है, लेकिन इस बार बिना मुद्दे के चुनाव लड़ना, सिर्फ नाम पे, धर्म के नाम पे, खुद के नाम पे। क्योंकि दिल्ली आसपास भी देख रहा था, जितने भी बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी का। और एक तरफ विपक्ष के भ्रष्टाचार की बात की गई है, दूसरी तरफ इनकी बात की गई है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार का नाम जितना लेंगे नरेंद्र मोदी, उतना ही उस दलदल में उनका पैर धंसता हुआ, या बीजेपी कह लें, मोदी जी का नाम ना भी लें, बीजेपी के पैर जो हैं उनके लोगों के पैर धंसते हुए नजर आते हैं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आता है, पीएम केयर फंड के बारे में लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर अभी खुलासा होना बाकी है। अभी उन तथ्यों को हम यहां खुले तौर पे नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी चीजें तो हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, मुद्दा विहीन राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, नरेंद्र मोदी के भाषणों को आप कहीं पर भी उठा के देखिए, देश के किसी भी हिस्से में जो भाषण दे रहे हैं, उसका जो सेंट्रल जो थीम है वो बिल्कुल वही की वही है। लोग न केवल उनसे ऊब चुके हैं, बल्कि इरिटेट हो रहे हैं कि उनको लगता है कि क्या इस व्यक्ति के पास इसके अलावा कोई भाषण, कोई दूसरा विषय नहीं है। ये तो अच्छा है कि उनके सामने जो बैठी है भीड़ ही कहूंगा मैं उसको, क्योंकि एक पार्टी के समर्थक जरूर है, लेकिन वो ऐसे लाए गए हैं कि उन्हें पता है कि हमें किस समय तालियां बजा देनी है और हमें किस समय मोदी मोदी करना है। अभी आप देखिए, यहाँ पर जो बस्तर की बात कर रहा हूँ, आज वो बस्तर में थे, तो बस्तर में उन्होंने यही बात कही भ्रष्टाचार का। उनका यह कहना था कि मैंने जो आजादी के बाद जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का ठेका ले रखा था, मैंने उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है, इसलिए कांग्रेस के लोग जो है मुझे गालियां देते हैं। ये आप अगर आज से 5, 7, 8 साल पहले की जो बात करें तो वही थीम चली आ रही है, जिसको हम रेटोरिक कहते हैं, कि वही एक आलाप है मोदी जी का। वो साथ में इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे मुद्दे पर फंसे हुए हैं, पीएम केयर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, हर रोज एक एक कहानियां सामने आ रही है कि कहां से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आपके पास पैसा पहुंचा है। उसमें किसी भी विषय पे सफाई देने की बजाय अब जो है मोदी जो है इनके एक कदम और आगे चले गए हैं। उबाऊ और इरिटेटिंग के साथ साथ अब वो बिल्कुल ही धृष्ट हो गए, हम जिसको बोलते हैं कि हाँ मैं यही करूंगा, चाहे चुनाव आयोग सामने हो, चाहे जो भी हो। उन्हें पता है कि चुनाव आयोग किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाएगा। जो बात उन्होंने कल नवादा में कही, नवादा में तो उन्होंने कहा कि रामनवमी सामने है और आप याद कीजिए कि आपको पापियों को नहीं भूलना है। तो पापी कौन है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त नहीं गए, राम मंदिर के शिलान्यास के विरोधी थे, राम मंदिर के निर्माण के विरोधी थे। तो उन्होंने वही बात कही जो कर्नाटक के चुनाव के पहले उन्होंने जिस प्रकार से बजरंग बली को याद करके वोट देने की बात कही थी, बिल्कुल वही बात है। प्रकारांतर से आप देखिए राजीव जी, उनका ये कहना था कि रामनवमी नजदीक है और आपको पापियों को नहीं भूलना है। कहाँ है चुनाव आयोग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो उनकी बातें हैं वो सारी की सारी बिल्कुल जो आज से 5-6 साल पहले से चली आ रही है वही आ जाए। हाँ, इस समय राष्ट्रवाद की कोई बात उनके सामने नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा पुलवामा जैसा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इस बात को हमेशा जोड़ते रहते हैं कि मैं देश को बहुत आगे बढ़ा रहा हूँ, इस विकास के काम को जो है वो कांग्रेस जो है वो रोक रही है। उन्होंने फिर दूसरी बात भ्रष्टाचार के बारे में ये भी कही कि मैं देश को भ्रष्टाचार से बचाना चाहता हूँ, लेकिन विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्दा तो उनके पास कोई भी नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो कुछ कहना है, जो कुछ सुनना है वो तो अकेले मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के पास उन्होंने ऐसा कोई विषय बाकी लोगों को नहीं दिया है। स्टार प्रचारकों की भी जो भाषण देते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व देश जो है वो विकास कर रहा है। यहाँ तक कि वो अपने विभाग की भी बात नहीं करते। जिस विभाग से वो आते हैं, जिस विभाग अगर कोई मंत्री है, वो मंत्री जो है वो अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में भी कुछ भी आज बताने के लिए न तो तैयार है और न ही उनकी कोई स्थिति है। तो घूम फिर कर वो चले जाते हैं कि मोदी किस प्रकार से देश को जो है विकसित और संकल्पित भारत का रूप दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेरा यह कहना है कि वो केवल बोरिंग तो हो ही गए हैं, बहुत उबाऊ हो गए हैं, बहुत इरिटेटिंग हो गए हैं, साथ ही धृष्ट हो गए हैं, ये असली बात है। और किसी भी तानाशाह सरकार के लिए बनने की जो प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू होती है। तो आप तो सारे काम कर रहे हैं, वो जान गए हैं कि चुनाव आयोग जैसी कोई स्थिति अब नहीं है। राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच आप देख रहे हैं नीचे हमारे स्क्रीन पर, लेकिन मैं अपनी टीम से कहूंगा कि पहला चरण जो है वो 19 है, 19 अप्रैल कर लें, 29 नहीं, और थोड़ा देखकर ही करें, लेकर आए स्क्रीन पे। और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, एक खबर है बक्सर से। आप जानते हैं कि बक्सर सीट, बिहार का की जो बक्सर सीट है, लोकसभा सीट, उससे अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया। अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है ये बड़ा रोचक बयान है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि शायद ब्राह्मण होना मेरा कसूर था। क्षत्रिय, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, और उधर बक्सर में अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं कि शायद ब्राह्मण होना मेरा कसूर था। और ये बात क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और लगातार जो अगड़ी जातियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में, उसके मैक्सिमम लोग बीजेपी के पक्ष में वोट देते हुए नजर आए हैं। जो अभी तक का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उस आधार पे बता रहा हूं। वैसे में ये बात कितनी दूर तक, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी बात कितनी दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही है अमलेंदु उपाध्याय जी? जी, ये बात मुझे लगता है काफी दूर तक जाएगी, चूंकि अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। अब रहे ही कहना पड़ेगा, चूंकि अब टिकट कट गया है तो नेता है कि नहीं, नेता होते तो टिकट मिलता, तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि बड़े नेता रहे हैं। तो उनका ये बात कहना कि मैं ब्राह्मण होना जो है वो नुकसान दे गया। देखिए राजीव जी, असल में एक मसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ निश्चित तौर पर एक मसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उनकी ब्राह्मणों के साथ एक लंबी दुश्मनी रही है, वो चाहे संजीव भट्ट से लेकर के और अब अश्विनी चौबे तक आ जाइए, कलराज मिश्रा तक आ जाइए, मुरली मनोहर जोशी तक आ जाइए। मतलब जितने भी लोगों को मार्गदर्शक मंडल में पहुंचाया गया उनमें से अधिकांश ब्राह्मण थे। यहाँ तक कि जो अनंत कुमार जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हुई, उनके बाद उनकी पत्नी टिकट मांगनी थी, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी तमाम उन नेता पुत्रों को और पत्नियों को टिकट देती है जो मृतक आश्रित कोटे से होते हैं। अभी आप देखिएगा जो कौन सी अम्बरीश है जो इंडिपेंडेंट जीती थी कर्नाटक से, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। तो ये कुल मिलाकर जिस तरह की चीजें सब सामने आती हैं तो ये समझ में आता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, जो अपने को बहुत बड़े हिंदू अब समझ रहे हैं। एक तो ये कि हिंदू कब हो गए पता ही नहीं चला, ब्राह्मण जो है बड़ी दिक्कत की बात है, खैर कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो जुड़े हुए हैं वो उनके लिए बड़ी संकट की चीज है। ये बड़े अब सोचना होगा इन ब्राह्मणों को भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं कि आपको क्या मिल रहा है और आप क्या थे और क्या हो गए कुल मिलाकर के। तो ये राजीव जी खैर उनका मसला है, जिसको जो करना वो करे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जो अश्विनी चौबे ने कही है, इसका मतलब राजीव जी देखिए ये कि वो ब्राह्मण होने के नाते कटा हो या किसी को नाते कटा हो, लेकिन अश्विनी चौबे का टिकट कटा हो। अश्विनी चौबे बड़े नेता बीजेपी के रहे हैं बिहार से आने वाले, तो अब क्या वहां किसकी चल रही है, आखिर बिहार किसके हवाले है, ये तो सवाल उठते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें हो रही है राजीव जी। इसके अलावा राजीव जी आज दो बड़ी खबरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता है कि उनकी तरफ ध्यान दिला दिया जाए तो अच्छा रहेगा। पहली खबर तो ये है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा है, एक छत्तीसगढ़ का भी राजीव जी शराब घोटाला है। उस शराब घोटाले में आज ही फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ, इसलिए पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत कोई मुकदमा नहीं बनता है, मुकदमा खारिज किया जाता है। यह राजीव जी कहा गया है। जो दिल्ली का शराब घोटाला बताया जा रहा है वो भी ठीक इसी तरीके का है, बार बार यही कहा जा रहा है। ईडी की तरफ से भी अभी तक कोई पैसा नहीं पकड़ा गया, कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचे वहां भी ये हो सकता है कि कल जो है अरविंद केजरीवाल के मामले में हो जाए। दूसरा, आज ही सीसीआई ने कहा कि मैं जो हाईकोर्ट्स हैं वो लंबे समय तक मुकदमों को सुरक्षित रख लेते हैं और फिर 10-10 महीने तक सुनाते नहीं है, और होता ही है कि फिर उनको वो याद भी नहीं आता कि क्या क्या तर्क दिए गए थे। मैंने तमाम हाईकोर्ट्स को पत्र लिखा है कि लंबे समय तक मुकदमों को मतलब फैसलों को सुरक्षित ना रखें। सीजेआई की ये टिप्पणी करने के बाद राजीव जी खबर आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल का कल फैसला आ जाएगा 2:30 बजे। अब ये क्या संयोग है या प्रयोग है मैं नहीं जानता क्या है राजीव जी, लेकिन मैं संयोग समझ सकता हूं कि ये क्या चीजें किस दिशा में जा रही है। प्रधानमंत्री जिस भ्रष्टाचार की राजीव जी बात कर रहे हैं
उस भ्रष्टाचार पे ये चुनाव जाएगा निश्चित तौर पे। और भारतीय जनता पार्टी के कथित भ्रष्टाचार जिस तरीके से खुलते जा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, राजीव जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड जिस समय खुला वो गलती हुई बीजेपी से, दूसरा यह जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, ये दोनों गिरफ्तारियां भारतीय जनता पार्टी के जी का जंजाल बनने वाली हैं। और राजीव जी, पहले चरण के चुनाव से पहले ही आपको ये चुनाव पूरी तरीके से पलटता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले चरण के चुनाव से पहले ही ये चुनाव पूरी तरह से पलट चुका है, कह रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से जो 2 खबर की बात आप कर रहे हैं उसको फिर से उसको रिपीट करना यहां चाहूंगा, इसलिए क्योंकि जैसे शराब घोटाला दोस्तों दिल्ली में जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वैसे ही एक शराब घोटाले को ईडी ने वहां उजागर किया था छत्तीसगढ़ में। और जिस शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में भूपेश बघेल का नाम भी जोड़ा गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह केस बनता ही नहीं है, इसको खारिज किया जाता है। यह छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है। और क्या यहां से पीएमएलए एक्ट के तहत जो परेशान करने की कोशिश हो रही है ऐसी जांच एजेंसियों के जरिए यानी ईडी के जरिए राजनेताओं को, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी यहां से ईडी जो है वो बैकफुट पे आता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। क्या कल जब 2:30 बजे दिन में फैसला आएगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी है, उस पर कुछ और ऐसा फैसला आएगा जो ईडी के खिलाफ होगा? बहुत कुछ होगा, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। कल दिन में आप तक हम पल पल की रिपोर्ट पहुंचाएंगे ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। लेकिन यहां उसके अलावा जो कुछ चल रहा है और उसमें कैसे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, और कैसे गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और कैसे फंस रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये सब इस चर्चा के दौरान हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल है, कई लोग मोदी जी को चाहने वाले हैं, हम भी बहुत चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, नाम उनकी गिनती उनमें होती है। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ आसीन आदमी अगर गलती करे तो यह उजागर भी होना चाहिए, उनकी पार्टी अगर गलती करे तो यह भी उजागर होना चाहिए। आखिर आचार संहिता का आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप राम जी का, भगवान राम का फोटो लेकर आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं? किस आचार संहिता में लिखा है, किस संविधान में लिखा है, किस चुनाव के संविधान में लिखा हुआ है कि आप उसको लेकर भगवान के नाम पे वोट मांगिए? यह सरासर गलत है। और यहीं से दूसरी तरफ हम अश्विनी चौबे की बात करें तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं, हमारी गलती यह है कि मैं ब्राह्मण हूं। और यही बात तो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उधर बिहार से जो बात आ रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही बात आ रही है कि हमारी गलती यह है कि हम क्षत्रिय हैं। क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर नाराज हो जाएंगे तो आगे बचता क्या है? जरा प्रोफेसर रविकांत जी, जरा समाज शास्त्र को अच्छी तरह से आप जानते हैं, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जरा समझना चाहता हूं देश की राजनीति में जो जाति प्रणाली, और उसमें भी जाति आधारित वोट बैंक, और उसमें जो अपर कास्ट, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, यहां पर बीजेपी के वोट बैंक जो हैं बहुत मजबूत रहे अपर कास्ट में। क्या वहां अब इस बार सेंध लगते हुए दिखाई दे रहे? और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में भी बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए का कुनबा अभी 2 दिन पहले देखा हमने कि उसमें से एक दल बाहर निकल के इंडिया में चला गया है, नाम है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। उस लिहाज से भी देखिए, ये जो घटना हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां से खबर आ रही है कि बहुत सारे राजपूत नाराज हैं और उन्होंने योगी जी का ट्वीट पहले लगा करके फिर अपनी तमाम मांगे सामने रखी हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहे। वही बिहार में अश्विनी चौबे ने कहा कि शायद ब्राह्मण होना उनके लिए दिक्कत पैदा कर गया। तो इस समय की जो राजनीति है, उस राजनीति में जो अपर कास्ट है उसको बीजेपी ऐसे मानती है कि ये तो वोट करेंगे ही, जाएंगे तो जाएंगे कहां। ये बात पहले भी 1-2 नेता कह चुके हैं कि कहां जाएंगे। अब इधर जो परिस्थितियां बनी हैं, भाई बेरोजगारी तो हर व्यक्ति के यहां है, महंगाई का बोझ तो हर व्यक्ति पर पड़ना है, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अपर कास्ट हो। तो ये अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो वो
जो राजपूत हैं वो ये कहते हैं कि अभी जिन राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम बने उसमें राजपूतों की कोई भागीदारी नहीं। भजनलाल शर्मा वहां पे भी चल रहा है, राजस्थान में भी नाराजगी है, गुजरात में खुल करके एक ठाकुर समुदाय, क्षत्रिय समुदाय बीजेपी के खिलाफ अड़ा हुआ है। तो परिस्थितियां बीजेपी की जो इस समय है कि जो उसका कोर वोटर है वही नाराज बताया जा रहा है। वो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहां फूके हुए कारतूस लाए जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा या इसीलिए हम लोगों को हंसी आती है, नारा दे रहे हैं आप 400 पार का, और ला कहां से रहे हैं? समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से, कांग्रेस से। और वो कैसे लोग जिनको खुद कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे रही है, उन्हें आप ला रहे हैं, तो उनके जरिए आप जीतेंगे। इसीलिए जो बीजेपी का वर्कर रहा जिसने 30-30 साल दिया उस पार्टी में, उसको किनारे लगा दिया जाता है। राज्यसभा किसको भेज दिया जाता है? अशोक चव्हाण को, जो कांग्रेस पार्टी से निकल करके आए, एक दिन आए तो चौथे दिन उनको पहुंचा दिया राज्यसभा में। तो क्या ये बीजेपी के लोगों को नाराज नहीं करेगा? वही अनरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। और ये जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग है, दरअसल बीजेपी की कोशिश ये है कि वो ये दिखाए कि देखिए वो पिछड़ों की पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है, और उस चक्कर में वो अपना कोर वोटर अपने हाथ से जाने दे रही है। और ये नाराजगी बहुत भारी पड़ सकती है। ये जरूर है कि बीजेपी का वो मजबूत आधार है, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी सभा हुई है, जैसे गुजरात में विरोध हो रहा है, राजस्थान में ठाकुरों राजपूतों के बीच में वो चल रहा है, ये कहीं मुश्किल में न डाल दे। अश्विनी चौबे का कितना असर होगा बिहार के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूं जी, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, गुजरात में, यहां पे तो बीजेपी को सीधा नुकसान होने जा रहा है। तो समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से आप देखें, चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से देखें, अगर आप अपना आधार वोट ही खो देते हैं, वो उसमें ही आप अविश्वसनीय हो जाते हैं, तो फिर कहां से? और सच्चाई ये है कि जितना बाहर से आए लोगों ने वहां मलाई काटी है, जिनको हम लोग एकेडमिक्स की भाषा में आजकल नवनेकरवादी कहते हैं। संघ तो लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग नए नए संघी हो गए, और नए नए संघी जाकर के वो कोई इस पद पर पहुंच गया, कोई उस पद पर पहुंच गया, तो अच्छी खासी मलाई काटी। अब जो पुराने बेचारे संघ में काम कर रहे थे उनको कुछ मिला ही नहीं, तो वो या तो खामोश बैठ गए हैं या कई बार वो इस पूरी राजनीति की बुराई करते हुए नजर आते हैं। तो इसका असर तो पड़ेगा ही उस कोर वोट पे। इसीलिए आपकी हालत तो यह है कि आप 200 तक नहीं पहुंच रहे। बात आप चाहे जितनी, जैसे वो 15 लाख की बात है वैसे ही इसकी भी बात है। और इधर राहुल गांधी के बारे में मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, जहां पर ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के बड़े लीडर चले गए हैं, बहुत सारे लीडर बीजेपी में जा रहे हैं। जनता लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। तो नेता भले ही वो फूके हुए कारतूस भले ही चले जा रहे हो, लेकिन लोग तो राहुल गांधी के साथ, खड़गे जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर बीजेपी में अपने आधार वोट में नाराजगी दिखाई पड़ रही है। इसका असर इन चुनावों में डेफिनेटली पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। आधार वोट जो है उसमें, यानी कि बेस वोट जो है उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के। और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें यहाँ कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। और ये कि बिहार में क्या कुछ होगा उतना उसका उनको उतनी जानकारी नहीं, लेकिन जो बिहार में होने जा रहा है और जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इन दोनों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट के वोटर्स जो हैं वो भी छिटकते हुए, बिदकते हुए नजर आते हैं। यहां बीजेपी के वोटर्स की बात मैं कर रहा हूं। और बीजेपी की जो गलतियां हो रही हैं उसमें अगर आपके पास मुद्दे नहीं हैं तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। खबर ये आई कि राहुल गांधी को शहडोल से वापस आना था, हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया गया। राहुल गांधी
के हेलीकॉप्टर को उड़ाने की अनुमति नहीं मिली और कहीं न कहीं राहुल गांधी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ है, क्या अगर आपके पास इसकी जानकारी हो, इसको इस हिसाब से भी कांग्रेस इंटरप्रेट कर रही है कि बाधा हो सकता है कि कुछ टेक्निकल कारण भी रहा हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो खबर आई है यही है कि शहडोल से राहुल गांधी को उड़ने नहीं दिया गया और शायद अब उनको रात में वहीं रात गुजारना हो या रोड सड़क मार्ग से वो भोपाल तक पहुंचे, जो भी है। लेकिन क्या ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, उसकी मजबूती, बहुत पहले से चुनावी मैदान में कूदना, अगर देखा जाए, गौर फरमाइए तो राहुल गांधी 14 जनवरी से चुनावी मैदान में कूद पड़े, जिस दिन उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। यह माना जाए? राजीव जी, जो खबर मिली है उस खबर के मुताबिक राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के लिए फ्यूल भोपाल से मंगवाया जा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फ्यूल नहीं आ पाया, इसलिए राहुल गांधी को शहडोल में ही रुकना पड़ा है और अब वो वहीं रुके हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर, राहुल गांधी के भाषण को लेकर जो चर्चाएं वहां हैं, उन्होंने शहडोल में भी यही कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए तक देंगे। और उन्होंने कहा कि कैसे मोदी की सरकार ने 20-25 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करा दिया। इतने में मनरेगा 24 साल तक चल सकता था, लेकिन किसानों गरीबों की चिंता नहीं है। तो राहुल गांधी ने यही भाषण दिया। दूसरी बात है कि शहडोल एक आदिवासी बहुल इलाका है और इस पूरे इलाके में राहुल गांधी के भाषण का काफी असर पड़ रहा है। उन्होंने ये बात भी कही थी कि किस तरह एक आदिवासी के सिर पर लघुशंका किया गया। उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी की बात की, SC/ST की बात की, OBC को दोगुनी स्कॉलरशिप देने की बात की और कहा कि हम कैसे सरकार चलाएंगे। इस सब के कारण मध्य प्रदेश में एक बड़ा वोट वर्ग है जो आदिवासी है और कुछ जिलों में तो इस वर्ग के मतदाताओं की संख्या 85% तक है, अलीराजपुर या झाबुआ जिले में। तो जाहिर है राहुल गांधी की योजना है कि राहुल गांधी के भाषण का असर आदिवासियों पर पड़ेगा। उन्होंने यहाँ भी ये बात दोहराई कि कैसे आदिवासियों को वनवासी कहा जा रहा है और कैसे वनवासी कह के उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। अभी ये बात तय है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का बहुत बड़ा ध्यान OBC वोटों पर है और दलित वोटों पर है, खासकर आदिवासी वोटों पर। उनकी पिछली भारत जोड़ो यात्रा और जी बाद वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों यात्राएं आदिवासी बहुल इलाके में रही। वे टंटिया मामा के इलाके में भी गए, उन्होंने उनके जन्म स्थान पर गए, आयोजनों में हिस्सा लिया। तो जाहिर है कि कांग्रेस का ध्यान उस वर्ग की ओर है जो उपेक्षित है। दूसरी तरफ बीजेपी का ध्यान उस वर्ग की तरफ है जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। तो ये दोनों में विरोधाभास लोगों को दिख रहा है और लोगों को लगता है कि ये चुनाव मुद्दों पे है। और मैं फिर कहता हूं कि जो बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही है, उसे बहुत सी सीटें गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि हालात बहुत ही प्रतिकूल हो गए बीजेपी के लिए। राजीव जी, हालात प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या कुछ दिखाई देता है, प्रशांत टंडन जी? जी राजीव जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो देखिए कि चुनाव आयोग को लेकर है। और चुनाव आयोग का मैं याद दिला दूं कि 2019 में इसी चुनाव आयोग ने ईडी के ऊपर ये कहा था कि ईडी विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को रोके। और अब आप देखिए कैसे ईडी जो है वो कार्रवाई कर रहा है। दूसरी बात, वीके सिंह की चर्चा आई। जी, वीके सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल। अब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इससे तो क्षत्रिय समाज तो मेरे ख्याल से और नाराज हो जाएगा। अगर यही नाराजगी का कारण है और ये उपाय किया जा रहा है,
तो रिटायर्ड जनरल को आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बना रहे हैं। याद दिला दें कि डिमोशन। वहां पे सत्यपाल मलिक जी थे वहां पे गवर्नर, जी और जब वो आ, आ, पूरा राज्य नहीं रह पाया और वो डिमोट हो गया वो पद लेफ्टिनेंट गवर्नर में, तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जी क्योंकि सत्यपाल मलिक जी को डिमोट नहीं किया जा सकता था। तो ये कैसे नाराजगी होगी। दूसरी बात कि जो हमारे मित्रगण कह रहे हैं कि जो अपर कास्ट ब्राह्मण जो जिनको टिकट नहीं दिया जा रहा है या छत्री जिनको, ठीक है उनकी संख्या बहुत नहीं है, लेकिन राजीव जी वो बीजेपी का सबसे ज्यादा जो प्रचार है सोशल मीडिया पे और सब जगह वही लोग करते हैं। और जिसको कहा जाए कि जो असरदार पदों में बैठे हुए हैं जी वो वही लोग बैठे हुए हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। और दूसरा कि जो कोर्ट में जो भी फैसला होगा राजीव जी कल, वो काफी कुछ तय करेगा। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि वो गलती तो मोदी साहब से एक हो ही गई कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया, और इससे उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा, दिल्ली को केंद्र में रखने का मामला कि दिल्ली में जो भी गतिविधियां होंगी वो अब नेशनल मीडिया पे होंगी, और इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरे इलेक्शन के दौरान एक बड़ा असरदार मुद्दा बनाए रखने का काम उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये इन सब के बीच में चुनाव हो रहा है और ये बहुत रोचक अब हो गया है राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत रोचक हो गया है चुनाव, और इस चुनाव में आगे क्या कुछ होने जा रहा है, जरा एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपसे। जी निश्चित रूप से आप देखिए कि जितने प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसमें फिलहाल तो जो संकट में पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी वो है ही। ज्यादा बड़े संकट मुझे लगता है जैसा हमारे साथी लोग भी बोल रहे हैं कि आने वाले समय में है, विशेषकर कोर्ट से। कोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लगभग विरोध में चल रही है। उसके हाल के जितने आप फैसले देखिए वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार संकट में डाल रही है। संकट से भी बढ़कर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक इमेज थी, खासकर जो सबसे बड़ी उसकी इमेज पर जो चोट पहुंचाई है कोर्ट ने, वो ये है कि ये कोई ईमानदार पार्टी नहीं है। ये कोर्ट ने जो है वो साबित कर दिया है, और इस इमेज को लेके जाना, चुनाव तक टिके रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए बार बार शोर मचा रहे हैं मोदी जी कि बाकी लोग सब भ्रष्टाचारी हैं और हम जो है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं। लेकिन बात असली है कि उनका जो दम है अब वो खोखला पड़ चुका है। ये बात सामने आ चुका है राजीव जी। जी बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे आप अमलेंदु उपाध्याय जी? इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उधर महाविकास अघाड़ी यानी महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को बता दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा। इधर जैसे आपने जम्मू कश्मीर देखा वैसे ही उधर कल महाराष्ट्र से भी ये खबर आएगी कि महाविकास अघाड़ी में यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इन तीनों ने सीटों का बंटवारा किस हिसाब से किया है, किसको कितनी सीटें। काम इंडिया गठबंधन पटरी पे रह के पूरी ईमानदारी से और बहुत ही जल्दी निपटाते हुए दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक तो इंडिया गठबंधन की जितनी भी रणनीति है और जितना भी उसका चुनाव प्रबंधन है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। मतलब कहीं भी आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि यहाँ कोई जो है पटरी से उतरी हुई कोई चीज है। शुरू में जरूर लगा था बीच में, जिस समय राज्यों के चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव की, शायद इंडिया गठबंधन कुछ गड़बड़ा गया है, पटरी से उतर गया है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए विधानसभा के, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया था कि इंडिया गठबंधन की निगाह सीधी केंद्र के चुनाव पे है, यानी लोकसभा चुनाव पे है, और उसके लिए रणनीति बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई। विधानसभा के चुनाव में भी ढील इसलिए दी गई कि ताकि सब लोग अपने अपने विधानसभा चुनाव लड़ें, और जब लोकसभा का चुनाव आए उस समय सब मिलकर के एक साथ चुनाव मैदान में जाएं। अब जो बचा था जहां से घोषणा होनी है वो बचा हुआ था यही महाराष्ट्र, जहां से सीटों के बंटवारे की घोषणा हो जाए। तो सीटों के बंटवारे की घोषणा यहाँ भी हो जाएगी कि कौन कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है और कहाँ फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो ये कुल मिला के इनकी स्पष्ट है। अभी तक एनडीए राजीव जी जो कहा जाता है वो अपनी पूरी घोषणा नहीं कर पाया है कि उसे कहाँ से कितना लड़ना है और उसके दल में आखिर कौन कौन से सदस्य हैं। जिस तरीके से रामलीला मैदान में एक रैली हुई
इंडिया गठबंधन की, और आगे भी रैलियां होनी है उनकी इंडिया गठबंधन की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक एनडीए की बड़ी रैली जो है इसी तरीके की कर लेनी चाहिए। दिल्ली में ही कर लें, पटना में कर लें, लखनऊ में कर लें, महाराष्ट्र में कर लें, जहाँ चाहे जहाँ उनका मन हो वहां कर लें, जहाँ भी चल, और वरना मणिपुर में कर लें, जहाँ मणिपुर में शांति आ गई है एकदम, बिल्कुल एकदम प्रधानमंत्री बता रहे हैं मणिपुर में शांति आ गई है। अपना कैंडिडेट भी यहाँ उन्होंने नहीं उतारा है, सहयोगी दल को दे दिया है, किसी क्षेत्रीय दल को, तो वहीं कर ले जहाँ शांति आ गई है प्रधानमंत्री का, जहाँ का दावा है कुल मिला के। दूसरा राजीव जी, एक सूचना और देता चलूँ आखिर में, चलते चलते कि जो बात हो रही थी शक्तियों के विरोध की और शक्तियों की नाराजगी की, राजस्थान में एक निर्दलीय विधायक जीत के आए शिव सीट से, रविंदर सिंह भाटी, छात्र राजनीति से आए और 26 वर्ष के युवक है। बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, तो वो फिर जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय लोकसभा का, और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा आक्रामक है। हम लोग जिस समय कार्यक्रम कर रहे हैं राजीव जी, उस समय वो रविंदर सिंह भाटी गुजरात में हर जगह अपनी जो है वो सभाएं करने के लिए पहुंचे हैं शक्तियों की। अब आप समझ सकते हैं कि शक्ति जो है वो कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक खबर और भी देता चलूं, वाराणसी से देश की पहली किन्नर मंडलेश्वर हिमांगी सखी चुनाव लड़ेंगी नरेंद्र मोदी के सामने, और हिमांगी सखी जो हैं वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की उम्मीदवार होंगी। ये खबर आ रही है, देखते हैं नॉमिनेशन फाइल जब कर देती हैं तब। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, ट्विस्ट अभी बाकी है, मज़े लीजिए, चुनाव का वक्त है। और ये लोक पर्व, इस पर्व में जैसे पर्व और त्यौहार को हम लोग उससे आनंद उठाते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को खुश करते हैं, तो वैसे ही खुश रहिए, खुश करने की कोशिश कीजिए। वोट वाले दिन वोट देने जाइए और वोट ज़रूर दे के आइए। कोई कहे कि आपका वोट इधर से उधर चला जाएगा, मत सुनिए, पहले वोट दे के आइए, क्योंकि ये भी एक साजिश रची जा रही है कि ये कह के कि आपका वोट इधर से उधर चला जाएगा और आप वोट देने न जाएं तो फिर वहाँ ईवीएम बदलने या पलटने की नौबत ही नहीं आएगी और काम उनका हो जाएगा। काम ना हो किसी का भी, मैं इंडिया गठबंधन की बात भी कर रहा हूँ, चाहे बात बीजेपी की भी कर रहा हूँ। आपका वोट, अगर आप बीजेपी के वोटर हैं तो आप जाके बीजेपी को वोट दीजिए, और आप अगर इंडिया गठबंधन के वोटर हैं तो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन वोट देने जाइए। बाकी काम तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इसी हफ्ते सुनवाई है, और इस चुनाव से पहले हो सकता है, रिजल्ट से पहले कुछ और आपके सामने आ जाए कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो जाए, कुछ और हो जाए। तो बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों, और मज़े लेते रहिए और इस प्रोग्राम को देखिए, और आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में हमारे दो और साथी जुड़े थे, प्रोफेसर रविकांत जी